हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की आंसर राइटिंग कैसे चल रही है। कोशिश करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो आंसर राइटिंग में तो आप कमेंट में अपना सवाल दागिए और हम आपको उसका आंसर देंगे और बताएंगे आपको उसमें क्या और सुधार करना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महाजनपद काल या फिर जिसे हम बुद्ध काल कहते हैं। उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में या फिर बीपीएससी में, तो उसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। इससे रिलेटेड 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो लोहे की भूमिका, दूसरे जो प्रश्न बनते हैं मगध जैसे महाजनपद जो कि एक साम्राज्य का रूप ले लिया था, उससे रिलेटेड कि आखिर उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, और तीसरा जो प्रश्न बनता है वो बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म से संबंधित। तो इसे हम आज टैकल करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि इसका कैसा फॉर्मेटिंग होना चाहिए और कम से कम आपको कौन कौन से मुद्दे जानने चाहिए ताकि आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से हल कर सके। अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न आपको दे रहे हैं वो 2019 में यूपीपीसीएस में पूछा गया था और इसी से रिलेटेड आप देखोगे तो यूपीएससी में भी लोहे की भूमिका पे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे बौद्ध धर्म का कैसे उदय हुआ, कैसे अवसान हुआ, या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित क्या शिक्षाएं थी, तो लगातार 2022 हो, 2019 हो और 2018 हो, यूपीएससी में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो हम आगे उसे भी टैकल करेंगे। पहले देख लेते हैं इन प्रश्नों को, आखिर इसमें हमें किस प्रकार से फॉर्मेटिंग करना चाहिए। तो एक बार मैं प्रश्न आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे। पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन करें। ये जो काल है आप देख सकते हो कि वैदिक काल के बाद वाला काल है, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है। वैदिक काल जो है 1500 से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक चला था, उसके बाद का काल ये है। तो उस काल में चूंकि लोहे की भूमिका बढ़ गई थी, तो उसने कैसे मानव के समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, इससे रिलेटेड प्रश्न बनता भी है और पूछा भी गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे किस प्रकार से टैकल करना चाहिए। इसे भी हम वही 3 जो है पार्ट में पहले बांटेंगे, इंट्रोडक्शन, मेन या फिर बॉडी पार्ट, और तीसरा हमारा रहेगा कंक्लूजन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हमें यह बताना होगा कि कैसे लोहे ने जो है भूमिका निभाया था, और ये काल आप देखोगे कि लोहे के प्रयोग के कारण द्वितीय नगरीकरण का भी काल कहलाता है, और कृषि में अधिशेष इतना हो गया था कि व्यापार व्यवसाय और अधिक बढ़ गया था, और इसके साथ ही आप देखोगे तो कर राजस्व व्यवस्था इतना बढ़ गया था कि मगध जैसे जो है एक महाजनपद ने साम्राज्य का रूप धारण कर लिया था। तो इन सभी बातों को आपको इंट्रोडक्शन में बताना है। फिर जो हमारा सबसे मेन पार्ट आता है, मेन या फिर जिसे बॉडी कहते हैं, इसमें आपको कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे कि आखिर कैसे आप अपने बातों को मतलब पुष्ट कर रहे हैं या फिर आप अपने एग्जाम्पल की सहायता से अपने बातों को सिद्ध कर रहे हैं। तो दूसरे पार्ट पे हम लोग आते हैं और उसमें आपको कुछ उदाहरण बताते हैं इसमें क्या क्या होना चाहिए या फिर उसमें फॉर्मेटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दूसरे पार्ट में जो सबसे हमारा होना चाहिए पहला पॉइंट, वो होगा आपका कि आखिर कृषि एंड खाद्यान्न इसके क्षेत्र में लोहे की क्या भूमिका थी। तो इसमें हम आपको बताएं कि जब से कृषि में लोहे का प्रयोग होने लगा, उसके बाद हुआ ये कि गहरी जुताई संभव हुई। गहरी जुताई से ये होने लगा कि पौधों को नमी अत्यधिक मिलने लगी। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले जब बैल से खेतों की जुताई की जाती थी तो उतनी गहरी जुताई नहीं होती थी, जिस कारण उतना उपज भी नहीं होता था। लेकिन बाद में जब ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ तो इतनी गहरी जुताई होने लगी कि आप देखोगे कि फसल का उत्पादन बढ़ गया। वही बात था, पहले जब कांसे या फिर तांबे का प्रयोग होता था तो ऊपर ऊपर के जो भूमि होते थे उसे ही जो है हल्का से गहराई में जाके बीज बोया जाता था, तो उतना उपज हो नहीं पाता था। लेकिन जब से लोहे का आविष्कार हुआ तो गहरी जुताई हुई, और गहरी जुताई होने के बाद ये हुआ कि जब बीज नीचे जाने लगा तो उसे नमी अत्यधिक मिलने लगी, और इसके बाद आप देखोगे कि उपज में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई। उपज में वृद्धि, या फिर आप कह सकते हो कि अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष उत्पादन,
अधिशेष का मतलब ये होता है कि आप अपने पेट को भर रहे हैं, फिर भी जो है आपके पास कुछ अनाज बच जा रहा है। तो ये स्थिति आपको दिखने को मिलेगी जब लोहे का प्रयोग एग्रीकल्चर में होने लगा था। इसके बाद परिणाम इसका क्या हुआ, जब आपके पास अत्यधिक भोजन बच जाएगा तो आप उसका क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, यानी दूसरे लोगों की आप जो है पेट को भरने का प्रयास करेंगे और उनके पास जो भी संसाधन है या फिर उनके पास जो शिल्प है वो आप अपने लिए ग्रहण करेंगे। तो ये आपको परिवर्तन सबसे ज़्यादा दिखेगा जब से एग्रीकल्चर में लोहे का प्रयोग होने लगा। दूसरा जो प्रयोग आप देखोगे, इसके कारण जो होता है द्वितीय नगरीकरण की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। द्वितीय नगरीकरण इसलिए चूंकि पहला नगरीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता हमारा जो है पहला नगरीकरण था, और इस काल में फिर से नगर का विकास हो रहा है। जैसे कुछ आप यहाँ पे शहरों का उदाहरण दे सकते हैं, श्रावस्ती हो गया, काशी हो गया जिसे वाराणसी भी कहते थे, और भी अगर हम बात करें तो मगध हो गया। मगध में आप उदाहरण दे सकते हो पाटलिपुत्र का, राजगीर हो गया जिसे राजगृह भी कहा जाता था। तो इन सभी जो नगरों का विकास हो रहा है उसके जड़ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लोहे का प्रयोग जो हुआ था, उसके बाद अधिशेष जो उत्पादन हुआ, व्यापार बढ़ा, इसी के बाद द्वितीय नगरीकरण की स्थिति इस काल में देखने को मिलती है। तीसरा जो आपका पॉइंट जाना चाहिए वो है शिल्प एंड कुटीर उद्योग। इसका मतलब क्या हुआ, तो जब शहर बनेगा तो शहर के लोग कुछ ना कुछ जो है गैर कृषि कार्य करेंगे। चूंकि शहर में तो कृषि कार्य उतना होता नहीं है, इसीलिए तो उसको शहर भी कहते हैं। तो इस काल में आप देखोगे कि लोहे से बने उपकरण, चाहे वो कृषि के लिए हो, जैसे हल हो गया, इसका जो है निर्माण शहर में होने लगा। इसके साथ ही आप देखोगे बढ़ईगिरी, लोहार इत्यादि वर्गों का उदय शहर में होने लगा। तो इन सभी के पीछे का कारण क्या था, तो लोहा। चौथा जो इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं कि राज्यों को मजबूती मिली। राज्यों को मजबूती ये कैसे मिला, तो जब लोहे का हथियार बनेगा तो सेना का विस्तार होगा, सेना का विस्तार होगा। और इसी के पश्चात हम लोगों ने एक आपको बताया भी था कि आप देखोगे कि मगध जैसे साम्राज्य का उदय इसी काल में आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे का एकमात्र कारण तो हम लोहा नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन प्रमुख कारणों में एक बड़ा कारण जो है लोहा जरूर बनकर उभरा कि इनकी सैन्य शक्ति अत्यधिक बढ़ गई और जो महाजनपद थे उनके सापेक्ष इनकी स्थिति मजबूत दिखती है। सामाजिक परिवर्तन भी इस काल में आपको दिख जाएंगे लोहे के कारण। इसका कारण यह है कि समाज में एक नए वर्ग जिसे शिल्पकार, श्रमिक, व्यापारिक वर्ग इस काल में आपको दिख जाएंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया कि आप देखोगे जब लोगों ने कृषि करना आरंभ कर दिया तो नगर हो या फिर गांव हो, वहाँ पे वो अस्थायी रूप से बसने लगे। तो ये परिवर्तन आपको दिखेगा समाज में, क्योंकि जब पशुपालन का युग था तो उस समय लोग जब चारा खत्म हो जाते थे तो एक जगह छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे। लेकिन जब इस काल में एग्रीकल्चर का महत्व बढ़ा तो एग्रीकल्चर तभी संभव है जब कहीं भी आप 6 महीना साल भर रुकोगे, उसकी बुआई करोगे जैसे फसलों की, फिर उसकी देखरेख करोगे, फिर लास्ट में जब आप उसको काटोगे तो प्रॉपर आपको टाइम देना होता है। तो आप देखोगे कि जब से लोहे का प्रयोग होने लगा उसके पश्चात इन्होंने अस्थायी जीवन अधिक जीने लगा। तो ये सब आपको दिख जाएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग के कारण इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है। तो ये सब बात आप लिख सकते हो और निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि ऐसा नहीं है कि केवल लोहे के प्रयोग से इतना जो है समाज में और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, बल्कि कुछ न कुछ राजनीतिक प्रशासनिक कारण भी रहे होंगे जिस वजह से इस समय के लोगों में या फिर इस समय के जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको एक डिबेट भी बता दे जिसमें मार्क्सवादी इतिहासकार, मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी इतिहासकार,
ये अलग अलग जो है इस काल में जो प्रगति हुई है और समाज जो परिवर्तन हुआ है, अर्थव्यवस्था जो बदला है, उसके लिए कारण बताते हैं। अभी जितना भी हम लोगों ने चर्चा किया जैसे लोहे की भूमिका पर, तो इसमें मार्क्सवादी इतिहासकार का ही हम लोगों ने जिक्र किया और वो ऐसा मानते हैं कि लोहे के प्रयोग के कारण इस युग में परिवर्तन आया। उसमें अगर कुछ इतिहासकार का नाम ले तो डी कोसाम्बी, आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकार इस प्रकार की भूमिका बताते हैं। लेकिन कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार जैसे डी.के. चक्रवर्ती, इनका पूरा नाम है दिलीप कुमार चक्रवर्ती, इनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि लोहे ने ही सिर्फ भूमिका निभाया, बल्कि ये जो शहर हमने जो बताया, चाहे वो राजगीर हो, पाटलिपुत्र हो, उसका निर्माण राजधानी के रूप में, यानी जो साम्राज्य बने थे, महाजनपद बने थे, उसके राजधानी के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। और दूसरा उनका कहना यह है कि ये जो हमें छठी शताब्दी में शहर निर्मित होते हुए दिख रहे हैं, अगर इसका एकमात्र कारण सिर्फ लोहा रहता तो लोहा का तो आविष्कार 1600 ईसा पूर्व में ही देखने को मिल गया। जैसे कि इसमें उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिया है, इटावा के जखीरा, उसी प्रकार से लखनऊ के दादूपुर। तो इनका यह मानना है कि लोहा का तो आविष्कार 1600 ईसा पूर्व में ही हो गया था, तो आखिर क्या कारण है कि हमें 1000 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा और हमें द्वितीय नगरीकरण 600 ईसा पूर्व में देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ लोहे ने भूमिका निभाया, बल्कि अन्य जो है कारक इसमें जो है योगदान दे रहे थे। तो इन्हीं बातों को लेकर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच डिबेट है। तो इस डिबेट के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑप्शनल का टॉपिक हो जाता है और जीएस में ऐसा प्रश्न बनते नहीं है। तो ये थी इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी जिसे हमने यहाँ पर क्लियर आपको किया। दूसरा अब प्रश्न जो उठता है वो मगध राज्य के उत्कर्ष से संबंधित, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, मगध राज्य के उत्कर्ष के कारण क्या है, इसमें भी आपको 5 से 6 कारण आपको बताने हैं कि क्या कारण थे कि मगध जैसे राज्य जो है एक साम्राज्य का रूप लिया था। मगध राज्य के उत्कर्ष से संबंधित इसमें जो आपको सबसे पहला पॉइंट देखना है वो है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में आपको ये बताना है कि जो मगध साम्राज्य था इसकी अवस्थिति आप देखोगे तो वर्तमान में जो बिहार है और बिहार के जो राजगीर पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र, वह भी तो इसे पटना कहलाता है, उस क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण था गंगा एवं सोन नदी का क्षेत्र, और ये क्षेत्र जो है बहुत ही उपजाऊ था, जिसके कारण कृषि अधिशेष देखने को मिला और कृषि अधिशेष के कारण राज्यों को कर अधिक उपलब्ध हुआ और उस कर से इन्होंने अपने सेनाओं को मजबूत किया और मगध जैसे साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये आप बता सकते हो इसके भौगोलिक कारण में एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है सुरक्षा। जैसे आप देखोगे ये राजगीर, जिसे राजगृह कहा जाता है, और यहाँ जैसे हमने बताया वर्तमान में पटना और पहले पाटलिपुत्र कहलाता था। इसकी अवस्थिति की बात करोगे तो राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो गंगा और सोन नदी। तो आप बताओ, जहाँ एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ जल से घिरा हुआ है, तो बाहरी आक्रमण की संभावना तो वैसे भी घट जाती है। तो इस वजह से आप देखोगे कि मगध जैसे साम्राज्य को पनपने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। और तीसरी इसी में आप बता सकते हो कि इसके आसपास लौह खनिज की उपलब्धता। ऐसा क्यों? क्योंकि बगल में आप देखोगे झारखंड है और झारखंड में पर्याप्त मात्रा में लौह खनिज उपलब्ध है, जिस कारण से इन्होंने इस लौह खनिज का प्रयोग हथियार के रूप में किया। और हथियार जब इनके पास अच्छे थे तो जो इसके विपक्षी सेना या फिर दुश्मन सेना थे उनसे ये मुकाबला आसानी से कर लेते थे और आसानी से उनको पराजित कर देते थे।
तो ये इनकी प्रमुख भूमिका थी, ये आपको बताना है भौगोलिक कारण में। दूसरा पॉइंट आपको बताना है आर्थिक कारण में। पहला हम लोगों ने अभी बात किया भौगोलिक कारण, दूसरा बताना है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आप बता सकते हो, आप गंगा, ये लाइन रिपीट कर सकते हो, गंगा सोन का दोआब क्षेत्र। दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। इसके कारण क्या हुआ? कृषि अधिशेष। कृषि अधिशेष से क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा, राज्यों के पास कर आएगा, कर आने के बाद क्या होगा? सेना मजबूत होगा, और सेना जब मजबूत होगा तो फिर क्या होगा? राज्य मजबूत होगा या फिर राज्य का विस्तार होगा। तो ये सब आप बताओगे आर्थिक कारण में। ये सब आर्थिक कारण थे जिस वजह से हमें मगध राज्य का उत्कर्ष दिखता है। तीसरा जो आपको पॉइंट बताना है वो आपका हो जाएगा, इसका तीसरा बता सकते हो सामाजिक कारण। ये वही समय है जब गौतम बुद्ध, महावीर जैन उदित हुए थे, और इन्होंने समाज में शांति, समरसता, भाईचारा का भाव फैलाया, जिसके कारण राज्य को अस्थायित्व मिला और राज्य जो है ज़्यादा प्रगति कर पाया। तो ये सब बात आप सामाजिक कारण में बता सकते हो। सबसे जो मेन पॉइंट आता है वो है राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण। यानी हम लोग बात कर रहे हैं कि मगध राज्य के उत्कर्ष में कौन कौन से कारण हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 कारण आपको बताया। चौथा कारण है राजनीतिक एवं प्रशासनिक। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे इस समय जो भी शासक हुए हैं, चाहे वो बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, या फिर आप कह सकते हो शिशुनाग वंश हो, और इसके बाद जो मगध में शासन किए हैं जैसे नंद वंश, इन सभी शासकों ने, यानी इनकी योग्यता ने जो है मगध राज्य को उत्कर्ष में और मगध राज्य को आगे बढ़ाने में, प्रसारित करने में ज़्यादा काम किया। पहले इसमें हम 1-2 लाइन बता देते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार आप देखोगे तो इन्होंने वैवाहिक कूटनीति का प्रयोग किया। इससे उन्हें 2 फायदा हुआ। एक तो उनका अपना राज्य सुरक्षित हो गया, दूसरा उनका जो है प्रसार आगे करने में उनको हेल्प मिल गई। जैसे कि बिंबिसार ने 3 विवाह किया था। एक आप देखोगे कौशल नरेश, जिनका नाम प्रसेनजीत था, उनकी बहन महाकोशला से किया था, और इनके पश्चात इनको दहेज में काशी प्राप्त हुआ था। उस समय आप देखोगे काशी से प्रति वर्ष 1 लाख रुपया कर के रूप में मिलता था, जिस वजह से आप देखोगे कि हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी स्थिति अच्छी हो गई थी और इन्होंने आगे प्रसार करना आरंभ कर दिया था। उसी प्रकार इनकी जो दूसरी शादी हुई थी वो हरियाणा के एक मद्र नरेश थी, उनकी पुत्री से हुआ था, जिसके कारण ये हुआ कि उत्तर पश्चिम से भी हमला कम हो गया। तो इस प्रकार से देखोगे कि बिंबिसार ने जो वैवाहिक कूटनीति का प्रयोग किया था उसके कारण इनके राज्य को आगे बढ़ाने में मदद मिली। इसके अलावा इन्होंने कुछ राज्यों के साथ संधि भी किया था, जैसे कि इस समय सबसे एक मजबूत राज्य हुआ करता था अवंती। उनके शासक थे चंड प्रद्योत। उनको इन्होंने एक मदद किया था, जब वो बीमार पड़ गए थे, पीलिया उनको हो गया था, तो इन्होंने अपने राजवैद्य, जीवक नाम था, उनको भेजा था, जिस वजह से इनका संबंध अवंती से अच्छा हो गया था। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि बिंबिसार ने अपनी वैवाहिक कूटनीति और संधियों के माध्यम से मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरा जो है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की तरह बहुत ही कुशल और योग्य शासक था। इन्होंने अपने अथक प्रयास के कारण आप देखोगे कि वज्जी संघ इसको मगध साम्राज्य में मिलाया। मैं यहाँ पर अथक प्रयास या फिर कठिन प्रयास इसलिए यूज कर रहा हूँ कि 10 से ज़्यादा वर्ष लग गए थे वज्जी संघ को जीतने के लिए, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने गौतम बुद्ध से सलाह भी लिया था कि वज्जी संघ को कैसे पराजित किया जा सकता है। तो इसलिए देखोगे ये इम्पोर्टेंट भी है। तीसरी जो बात आती है शिशुनाग की। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती राज्य को मगध में मिलाने का काम किया। तो इस प्रकार से आप देखोगे मगध साम्राज्य का विस्तार भी हो रहा है और इनकी योग्यता के कारण साम्राज्य जो है मजबूत भी हो रहा है। चौथी जो बात आती है वो नंद वंश। नंद वंश के समय तक
सेना इतना मजबूत हो गया था कि आप जानते हो कि जब सिकंदर की सेना भारत आया था तो उसने भी जब नंदों की सेना के बारे में सुना तो वो आगे आने से इनकार कर दिया था। तो ये सब पर्याप्त कारण है जिन्होंने मगध राज के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया। तो इन सभी बातों को आप बता दोगे और आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा जो प्रश्न बनता है वो बुद्ध काल से रिलेटेड बनता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बुद्ध काल से रिलेटेड कैसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। बुद्ध काल से रिलेटेड 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न बनता है वह है बौद्ध धर्म के उदय, दूसरा बौद्ध धर्म के शिक्षा और तीसरा इसका पतन कैसे हो गया, इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के उदय के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जिस प्रकार से कर्मकांड बढ़ गया था, जिसके पश्चात समाज में एक नए वर्ग की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो उसके बाद आप देखोगे कि बौद्ध और जैन जैसे संप्रदाय उभर कर आए और इसके उदय के पीछे का कारण यह था कि इनका जो विचार था वो सामाजिक रूप से वैध था और इन्होंने आम लोगों की भाषा बोलनी आरंभ की। इसलिए आप देखोगे कि इनका प्रसार जो है अत्यधिक होने लगा और इसके साथ ही आप देखोगे कि जो शासक वर्ग थे उन्होंने भी इन विचारों को फैलाने का काम किया, जिस वजह से बौद्ध धर्म आगे निरंतर बढ़ते रहा। इसके साथ ही आप देखोगे कि इनका जो शिक्षा होता था वो दैनिक जीवन से संबंधित होता था और आम लोगों की समस्या होती थी। इस वजह से भी यह धर्म ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और इसमें अगर हम बात करें तो सामाजिक समानता के ऊपर, सहिष्णुता के ऊपर और जो समाज में भेदभाव हो रहे थे उसके ऊपर प्रहार किया गया था, जिस वजह से लोगों ने इसे स्वीकार भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुरुष हो या फिर महिला दोनों की समानता की बात करते थे और इन्होंने अत्यधिक सरल जीवन जीने पर जोर दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस समय हिंदू धर्म में एक समस्या आ गई थी कि ब्याज पे रुपया लगाना अवैध माना जाता था और उसे अनैतिक माना जाता था, जिस वजह से व्यापारी लोग बहुत ही नाराज रहते थे और उन्हें लगता था अगर ऐसा रहा तो फिर जो है हम अपना व्यापार किस प्रकार से चला पाएंगे। तो इन सभी मुद्दों को बौद्ध धर्म ने वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया और इन्होंने लाभ अर्जन को गलत नहीं माना, बल्कि इन्होंने एक नया संदेश दिया कि जो उनको लाभ मिलता है वो ऐसा कर सकते हैं कि वो गरीबों, लाचारों की सेवा में वो लगा सकते हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि बौद्ध धर्म के प्रसार में और इसके उत्थान में व्यापारियों वर्गों ने बहुत ही ज़्यादा भूमिका भी निभाया और उन्होंने प्रयास किया कि ये जो है धर्म आगे बढ़े ताकि हम हिंदू धर्म को संतुलित कर सके। तो इन सभी बातों को आप बता सकते हैं बौद्ध धर्म के उदय के पीछे कारणों में। दूसरा जो पूछा जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा, तो इन्होंने सत्य बोलने के ऊपर जोर दिया, अहिंसा की बात की और इसके साथ ही आप देखोगे तो इन्होंने मध्यम मार्ग को बेस्ट माना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामाजिक सहिष्णुता, समानता के ऊपर अत्यधिक बल दिया। तो इन सभी बातों को आप बता सकते हो शिक्षा में। अब जो मेन मुद्दा जुड़ जाता है, आखिर जब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया। तो इसके पतन में आप सबसे पहला कारण ये बता सकते हैं कि गुप्त काल के बाद जब राज्य कमजोर हुआ तो इसके साथ ही क्या हुआ, व्यापार भी नीचे आया और जब व्यापार नीचे आया तो चूंकि बौद्ध धर्म को व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा संरक्षण दे रहे थे, तो उसके कारण आप कह सकते हो कि बौद्ध धर्म को दान मिलना कम हो गया और ये इसके पतन का एक कारण बना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पहले जैसे अशोक हो, अजातशत्रु हो या फिर हर्षवर्धन हो, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। लेकिन इसके पश्चात आप देखोगे कि जो अन्य जो शासक आए हैं गुप्त काल के बाद, वो हिंदू धर्म के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस वजह से भी बौद्ध धर्म का धीरे धीरे कर अवसान होने लगा। तो ये आप दूसरा कारण बता सकते हो। तीसरा प्रमुख कारण अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में भी कुछ अनुष्ठान, यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि का प्रचलन आप देखोगे तो 8वीं-9वीं सदी में धीरे धीरे होने लगा था। इसके कारण कुछ लोगों का विश्वास जो है टूटने लगा। तो ये भी आप एक कारण बता सकते हो। चौथा जो मेन कारण था वो इस समय हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था। इस वजह से भी बौद्ध धर्म का धीरे धीरे आप देखोगे तो अवसान दिख जाएगा। और इसी से जुड़ जाता है कि बुद्ध को विष्णु का
अवतार घोषित कर दिया, अवतार घोषित कर दिया गया, जिस वजह से ये अंतर ही समाप्त हो गया कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म बहुत लोगों को लगने लगा कि दोनों जो है एक ही है। तो ये सब आप बता सकते हो इसके पतन के प्रमुख कारण थे। एक और प्रमुख आप कारण बता सकते हो कि 11वीं 12वीं सदी में तुर्कों का आक्रमण, यानी जब मुस्लिमों का आक्रमण होने लगा तो उन्होंने अपने धर्म के प्रसार के दौरान आप देखोगे कि बौद्ध धर्म के ऊपर बहुत ही आघात किया। यानी वो चाहते थे कि बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड चीज़ है उसे नष्ट किया जाए और वो अपने धर्म को वहाँ पे फैलाए, अपने विचारों को लोगों में प्रसार करे। इसी में आप देखोगे जो भारत में प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे बौद्ध धर्म से संबंधित, चाहे वो हम बात करें नालंदा की, नालंदा बौद्ध विहार, विक्रमशिला महाविहार, ओदंतपुरी, इन सभी के ऊपर आक्रमण किया गया और ये जो महान शिक्षा के केंद्र थे बौद्ध धर्म से संबंधित, इनको नष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी में एक उदाहरण जुड़ जाता है कि नालंदा बौद्ध विहार को नष्ट करने में आप देखोगे कि बख्तियार खिलजी की भूमिका मानी जाती है और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो यहाँ पर कि तुर्की आक्रमण के कारण भी बौद्ध धर्म को काफ़ी क्षति हुई और धीरे धीरे इसके पश्चात बौद्ध धर्म का अवसान हो जाता है और जो बची हुई कुछ सभ्यता या फिर संस्कृति इनसे रिलेटेड थी वो बाद में आकर आप देखोगे तो हिंदू धर्म में समाहित हो गया, जिसके कारण भी आप देखोगे कि प्रॉपर रूप से भारत में बौद्ध धर्म का अवसान आपको दिखने को मिल जाएगा। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है कि ऐसा नहीं है कि पूरे जो है बौद्ध धर्म भारत से समाप्त हो गया, बल्कि आप देखोगे इसका जो है वैश्विक प्रसार भी हुआ है, चाहे वो कंबोडिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें या फिर हमारे जो पड़ोसी भूटान है और यहाँ तक कि आप चाइना, जापान तक में आप देखोगे कि बौद्ध धर्म फैला है और यहाँ तक कि आप देखोगे कि बौद्ध धर्म के अनुयायी इन सभी देशों में अच्छी खासी संख्या में आपको मिल जाएंगे। तो बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से पतन तो नहीं हुआ, लेकिन आप कह सकते हो कि भारत से ये धीरे धीरे गौण होते चला गया। तो ये हम लोगों ने देखा महाजनपद काल या फिर बुद्ध काल से रिलेटेड प्रश्न। इन टॉपिक में आप देखोगे तो यही 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके अगले टॉपिक मौर्य साम्राज्य के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं उसे हम लोग कैसे टैकल करें। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।